पार्ट 11। इसमें हम पढ़ेंगे कि मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसके पहले हम आते हैं प्रीमियम में। प्रीमियम क्या चीज़ होती है? प्रीमियम मतलब क्या, जो अपन पॉलिसी खरीदते समय देते हैं और फिर रिन्यूअल में भी हर साल देते हैं, वो हमारा प्रीमियम होता है। ठीक है। अब प्रीमियम में दो प्रकार से छूट मिलती है। एक तो बीमा धन के लिए, जितना अधिक बीमा धन होगा उस हिसाब से छूट मिलेगा। दूसरा है प्रीमियम। अब प्रीमियम में किस तरीके से होता है, भुगतान की विधि क्या थी? भुगतान की विधि मतलब मासिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है या फिर वार्षिक है। वार्षिक और अर्धवार्षिक में छूट मिलती है। वार्षिक में मिलती है 2% की और अर्धवार्षिक में मिलती है 1% की। वार्षिक में मिलती है 2% और अर्धवार्षिक में मिलती है 1%। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जितना अधिक बार आप मोड दोहराएंगे उतना अधिक खर्च आएगा। तो इस वजह से वार्षिक और अर्धवार्षिक वाले जो हैं उनको छूट मिलती है। तो कोशिश आप ये करिए कि आप अधिक से अधिक वार्षिक और अर्धवार्षिक वाले मोड ढूंढिए। फिर मानक जीवन। मानक जीवन क्या होता है? जिसका मृत्यु दर, मैंने बताया था आपको कि एक टेबल बनता है, इस एज वाले लोगों की मरने की संख्या, फिर इस एज वाले, तो जिस एज ग्रुप वाले लोगों की मरने की संख्या कम है वो मानक वाले में आएंगे। ठीक है। और उनकी जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं आती, साधारण दरें होती हैं। अब उसके अलावा अगर दूसरा आप देखें तो अगर कोई मधुमेह पीड़ित व्यक्ति आपको मिले, आपका ग्राहक हो, तो उसका अधो मानक आएगा। अधो मानक मतलब मानक से थोड़ा नीचे। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसको अतिरिक्त प्रीमियम आएगा, और उसको हम कहेंगे स्वास्थ्य अतिरिक्त, माने हेल्थ एक्स्ट्रा। फिर आते हैं व्यावसायिक अतिरिक्त, यानी कि ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा। ठीक है। वो क्या है? सर्कस का कलाबाज। क्या होता है? वो सर्कस के अलग अलग जो दिखाता है अपना, उसकी वजह से उसके मरने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऑक्यूपेशनल में पुलिस वाले आ जाएंगे, जो मिलिट्री वाले हैं, इन सबको ऑक्यूपेशन आता है। क्यों? इनका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें कि इनके मरने की, इनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं प्रीमियम के घटक, कि प्रीमियम क्या क्या मिला के बनता है। देखिए, मृत्यु दर जो होती है हमारी, और जो ब्याज देना पड़ता है, इन दोनों को मिला के, माने ब्याज जो भविष्य में कंपनी देने वाली है उसके लिए जो प्रीमियम इकट्ठा किया जा रहा है, इन दोनों को मिला के बनता है शुद्ध प्रीमियम। अब शुद्ध प्रीमियम में आप जो 3 चीज़ें और मिलाते हैं, एक तो प्रबंधन व्यय, आपकी पॉलिसी को प्रबंधन के लिए जो खर्च करती है कंपनी वो भी उसमें लोड की जाती है। फिर आरक्षित निधियाँ, जो रिजर्व फंड रखे जाते हैं रिस्क कवर के लिए अलग से, वो है। आरक्षित निधियाँ मतलब बेसिकली यही है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति, उसने आज पॉलिसी करवाई और कल उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसने प्रीमियम पटाया है? प्रीमियम उसने एक ही बार पटाया है ना, लेकिन उसको क्लेम उतने मिलेगा जितने का मिलना था। मतलब एक आप समझिए, जैसे किसी का सम एश्योर्ड है 1 लाख 1.5 लाख रुपया, है ना, और आज उसने प्रीमियम पटाया है करीबन 1500 रुपये। ठीक है। और कुछ हो जाता है 2 या 3 दिनों में आने वाले, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको पता है वो जो 1.5 लाख उसका जो सम एश्योर्ड है और उस पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से उसको 1.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कंपनी कैसे इकट्ठा करेगी? अब कंपनी खुद अपनी तरफ से दे रही है ना, तो उसके लिए पैसे इकट्ठा करती है और वो लोडिंग आपके ऊपर की जाती है। फिर बोनस लदान, मतलब बोनस की लोडिंग की जाती है। हर साल कंपनी अपने फ़ायदे में से अपना फ़ायदा कहना चाहिए कि अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती है, और इसको बोलते हैं बोनस लदान। बोनस जो देती है उसके लिए पैसा आपसे ले रही है, वो लोडिंग की जाती है। ये जो 3 चीज़ें जब शुद्ध प्रीमियम में जुड़ जाती हैं तो ये सकल प्रीमियम आ जाता है, या ऑफिस प्रीमियम भी इसको हम बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़। एक तो अंडरस्टूड है कि मृत्यु तालिका, मन जैसे मैंने बताया, इस एज ग्रुप के लोगों की मृत्यु अधिक होती है, इस एज ग्रुप के लोगों की कम होती है। तो मृत्यु तालिका में मृत्यु दर जितनी अधिक होगी, प्रीमियम भी उतना ही अधिक होगा। उसी हिसाब से अगर ब्याज दर जितनी अधिक ले रहे हैं, मतलब जितनी अधिक ब्याज आ रहा है उस पर, उतना कम प्रीमियम लगेगा। अब इसका दूसरा शब्द आप समझिए, जो प्रीमियम होता है लेते हैं हम, वो साल के शुरू में, मतलब जब वो पॉलिसी शुरू हो रही है तब लेते हैं, लेकिन जब उसको हम पार्टी को पैसा देते हैं तो साल के अंत में देते हैं।
और इतने समय में जो ब्याज बना वो उसमें जुड़ जाता है। तो जितना अधिक ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज दिया गया है, उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ये प्रश्न आ सकता है, ये दोनों ही आ सकते हैं कि मृत्यु दर का क्या असर है प्रीमियम पर और ब्याज दर का क्या असर है। तो मृत्यु दर अधिक है तो प्रीमियम भी अधिक होगा, ब्याज दर अधिक है तो प्रीमियम कम होगा। अब लोडिंग की राशि निर्धारित करने के लिए 3 सिद्धांत हैं, मतलब 3 चीजें देखते हैं हम। पर्याप्त है कि नहीं, माने खर्च भविष्य में अगर इतने समय में इसकी डेथ हो जाती है तो क्या इसके पर्याप्त प्रीमियम दे रहा है। दूसरा समानता, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, उस एज ग्रुप के जितने लोग हैं, उस तरह के जितने लोग हैं, क्या सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, किसी के ऊपर लोड तो नहीं आ रहा है ज़्यादा। प्रतिस्पर्धात्मकता, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है और बाकी कंपनियों का जो प्रोडक्ट है, जैसे भारत में 24 कंपनियां हैं, 25वीं पोस्टल वाली, तो 24 की 24 कंपनियां आपस में ये सोचती हैं कि कम से कम ही रहे, मतलब मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका मटेरियल, उनका प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो गया, क्योंकि अगर जैसे ही महंगा हुआ तो वो फिर लोग उसको खरीदेंगे नहीं। तो इस वजह से प्रतिस्पर्धात्मकता भी ध्यान में दी जाती है। फिर इसके कुछ जो कंपनी के खर्चे हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपके काम की चीज नहीं है। अब हम सीधे यहाँ से शुरू करेंगे कि शुद्ध प्रीमियम में जो है समान लोडिंग की 3 भाग होते हैं। प्रीमियम का प्रतिशतांक देखना जाता है। प्रति हजार बीमा धन में एक निश्चित राशि होती है और हर पॉलिसी में एक स्थिर राशि होती है। हर पॉलिसी में एक स्थिर राशि होती है। 2014 के अध्यादेश के हिसाब से हर जीवन बीमा व्यवसाय में जो कंपनियां काम कर रही हैं, हर साल अपनी देनदारियों का जो मूल्यांकन है और उनके व्यवसाय की स्थिति जो है उसका एक बीमांकक यानी कि एक्चुअरी के द्वारा क्या करेंगे, जांच पड़ताल करवाएंगे। उसके बाद ब्रायन कार्बिन ने समझाया कि लाभ सहित पॉलिसियों के बारे में एक धारणा शुरू कैसे हुई। देखिए, शुरुआत के दिनों में पता नहीं था कि मृत्यु दर कितनी है, मतलब लोग कभी जल्दी मर जाते थे, कभी अधिक। अभी जैसे हमारे यहाँ कितनी है, 65 साल है, ठीक है, मृत्यु दर। तो जब अधिक पता ही नहीं था तो उन्होंने पहले क्या किया, अधिक बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये लोग इनसे लेने लग गए। अब प्रीमियम अधिक लेने लग गए और बाद में पता ये चला कि इससे बहुत सारा पैसा बच जाता था। और अब क्योंकि इनको पता है कि अधिक प्रीमियम ये लोग ले रहे थे तो उसको ग्राहकों को वापस करना चाहिए ना, तो जो पैसा ग्राहक को वापस किया जा रहा था वही है बोनस। और वहीं से पॉलिसी ऐसी जो हमारी विद प्रॉफिट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम ग्राहक को मुनाफे में भी हिस्सेदार बनाते हैं, वो पॉलिसियों की शुरुआत यहाँ पे हुई है, जिसमें बोनस डिक्लेयर होता है और फिर लास्ट में एफएबी भी आता है। तो इस तरीके की पॉलिसियों की शुरुआत हुई है। और लाभ में सहभागिता से भी प्रीमियम जो है उसमें बोनस लोडिंग नाम के एक तत्व की शुरुआत हुई। अब सकल प्रीमियम बस वही चीज है, कुल प्रीमियम आएगा आपका, फिर खर्चों के लिए लोडिंग हुई है, आकस्मिकता के लिए जो लोडिंग हुई है और बोनस के लिए जो लोडिंग हुई है। अब किसी भी कंपनी की देनदारी की तुलना में अगर परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होना अधिशेष कहलाता है। अधिशेष मतलब क्या, जितनी की देनदारी है और परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति माने क्या होता है, जो कंपनी का खुद का सामान है, जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग हो गई, उसकी चेयर हो गई, उसकी कुर्सी हो गई, उसके कागज पत्तर, सब इसके क्या हो गए, परिसंपत्तियां हो गई। और अगर इससे ज्यादा ये जो है परिसंपत्तियां अगर देनदारी से ज्यादा हैं तो ये इसको अधिशेष कहा जाता है, जो कि दबाव के रूप में माना जाता है, एक नेगेटिव चीज है। देनदारी से कम होना चाहिए परिसंपत्तियों का मूल्य। अब इन संपत्तियों का मूल्यांकन कितने तरीकों से किया जाता है, इसके तीन है। पहला तो अंकित मूल्य, जितना लिखा है, जितने में कंपनी ने खरीदा है। दूसरा हो गया हमारा
बाजार मूल्य। बाजार मूल्य पर मतलब जो बाजार में उस संपत्ति का मूल्य चल रहा है वो आएगा बाजार मूल्य। उसके बाद आएगा वर्तमान बट्टागत मूल्य, मतलब अभी आपने परिसंपत्ति खरीदी है पर भविष्य में उससे जो आय होगी उसको आप उसके खर्च में से माइनस करोगे। और अब जो नया मूल्य आया है, मतलब मान लो 10 रुपए की चीज खरीदी है और भविष्य में 5 रुपए की उसे कमाई होने वाली है, तो 10 में 5 चले गए, 5 बचा, और 5 जो बचा है वही उसका बट्टागत मूल्य है, वर्तमान बट्टागत मूल्य है। इसके बाद आते हैं बोनस। बोनस का जो सबसे साधारण रूप है वो है प्रत्यावर्ती बोनस। प्रत्यावर्ती जो बोनस है हमारा वो वही बोनस है जो कंपनी हर साल अपने ग्राहक को बांटती है, लेकिन ये आपको क्या, जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ ये पॉलिसी में अटैच हो जाता है और फिर अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो किसी का 1 लाख रुपए जमा हुआ है और अभी 5,000 रुपए का बोनस ऐड हुआ है, तो फिर ये ऐड हो गया। अगर अभी पॉलिसी सरेंडर भी हो जाती है ना तो भी उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये बोनस हर साल जो डिक्लेयर होता है कंपनी के द्वारा वो हर साल ग्राहकों ने दिया जाता है, वो आपकी मैच्योरिटी में जुड़ता जाता है और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब दिया जाता है। और इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती भी बोलते हैं, क्योंकि या तो मृत्यु क्लेम कब आएगा, या तो मृत्यु पे आएगा या फिर परिपक्वता पे आएगा। जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी उस समय ही आपको ये मिलेगा। इसके बाद आता है प्रत्यावर्ती बोनस के प्रकार। बोनस समर्पण भी दे सकते हैं और प्रत्यावर्ती बोनस के प्रकार है साधारण, जो आपका बुनियादी नकद लाभ है उस पे जो उसके प्रतिशत के रूप में अगर आप दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे साधारण प्रत्यावर्ती। फिर कंपाउंड, अब इसको समझते हैं हम। मान लीजिए कि आपका 1,000 रुपये आपका जमा है ना, और इस पे 10% उन्होंने बोनस दे दिया, तो क्या होगा? 1,000 10 1 साल का टाइम है, 100 रुपये आपका बन गया। इसका 10% 100 रुपये होगा। अब 100 रुपये अब इसमें ऐड कर लो, तो कितना बन जाएगा? ये 1,100 रुपये बन गया। अब अगले साल मान लो कंपनी दे देती है 8%, तो कंपाउंड जो आपको प्रत्यावर्ती बोनस है वो इस पे डिक्लेयर होगा। साधारण बोनस होता तो 1,000 का ही 8% इस साल भी डिक्लेयर होता। तो ये दोनों में फर्क है। फिर टर्मिनल बोनस जो अंत में सीधा जुड़ता है, हर साल जो अपन बता रहे थे ना वो उसमें नहीं जुड़ता, तो टर्मिनल बोनस इस तरीके से अंत में जुड़ता है। अंशदान विधि जो है वो अमेरिका का है, हमारे काम का नहीं है। बस इतना याद रखिए कि अंशदान विधि अमेरिका में यूज की जाती है। इसके बाद यूनिट लिंक जो पॉलिसियां हैं उसमें क्या करते हैं हम, प्रीमियम को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला, उसका जो शुल्क है, पॉलिसी अपॉइंटेड शुल्क जो लगा था उसको माइनस करिए आप। फिर जो जोखिम कवर आएगा उसमें उसको माइनस कर लीजिए। जो बची राशि है उसको क्या करेंगे, फिर उससे आप उसको वो पैसे को फिर आप अपने यूनिट खरीदने के लिए खर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा जो है पार्ट 11 खत्म होता है।